हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर रिसोर्सेज। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। डेली बेसिस पे कल से हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें कल मेरे द्वारा आपको 10 एमसीक्यू कराए गए जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित थे। आज भी वही होगा। 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, जहाँ पे आपको 12 से 13 प्रश्न द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम का पेपर दे रहे हो, चाहे आप रिव्यू ऑफिसर का पेपर दे रहे हो, आपको इन करंट अफेयर से डेली बेसिस पे गुजरना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 ऐसे क्वेश्चंस जो जीएस से भी संबंधित है, जनरल स्टडी से, मतलब इनको रिलेट करके जनरली मैंने रखा हुआ है, तो आपको देखने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेलारूस के द्वारा द हिंदू में ये एडिटोरियल निकला, एक आर्टिकल निकला, एडिटोरियल नहीं एक आर्टिकल निकला, जिसमें कहा गया कि बेलारूस के द्वारा ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे एक एरोप्लेन को फोर्सफुली लैंड करा लिया गया। तो फोर्सफुली लैंड कराया गया कि बॉम्ब की सूचना की, उसमें बॉम्ब की सूचना इस बात को कहकर, और एक जर्नलिस्ट को कैद कर दिया गया। तो बेलारूस की लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बेलारूस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, बेलारूस इज लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरोप, यूरोप में ये स्थल अवरुद्ध देश है। दूसरा, इट शेयर्स बॉर्डर विद रशिया, लैटविया एंड फिनलैंड, ये अपनी सीमाओं को साझा करता है रशिया के साथ, लैटविया के साथ और फिनलैंड के साथ। और तीसरा, ये यूरोपियन यूनियन का भाग है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं बेलारूस के संबंध में। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा हिंदू का, साथ में बेलारूस की लोकेशन दिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। बेलारूस की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो इस लोकेशन के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेलारूस स्थल अवरुद्ध देश तो है, क्योंकि हर तरफ सीमा है, हर तरफ स्थलीय स्थल है, इसलिए इसे कहा गया स्थल अवरुद्ध देश। तो अगर मैं कहूँ कि कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, तो शायद आपको दिख पा रहा होगा कि इधर यूक्रेन है, इधर रशिया है, इधर लेटविया है, इधर लिथुआनिया है। जैसे ही आपको ये 3 देश दिखे ना, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इन्हें कहा जाता है बाल्टिक स्टेट। याद रखिएगा, जो 3 देश हैं इन्हें कहा जाता है बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक स्टेट। कौन से 3 देश हो गए? एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। कमेंट करके बताइए, और मुझे पता जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये जरूर आंसर आता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि रजिया के द्वारा, रजिया सुल्तान जो कि सल्तनत काल की अकेली महिला सुल्तान थी, उस रजिया सुल्तान के द्वारा अपने जिस व्यक्ति को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, वो कहाँ से बिलोंग करता था? ये जो अमीर ए आखुर था या अमीरुल उमरा था, ये किस पद पर पहले अपॉइंट किया? मतलब पद तो अमीर आखुर हो गया, अस्तबल का अधिकारी हो गया, लेकिन उसका नाम क्या था और वह किस देश से बिलोंग करता था, जिसके चलते तुर्कान चहलगानी जो 40 लोगों का दल था, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति पर विरोध प्रकट किया गया रजिया सुल्तान के सामने। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो अमीर आखुर था, और साथ में वो किस देश से बिलोंग करता है वो जरूर आपको लिखना है। तो यहाँ पे याद रखिए, ये जो बेलारूस है, ये रशिया से तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूक्रेन से कर रहा है, पोलैंड से कर रहा है, लिथुआनिया से कर रहा है, लेटविया से कर रहा है, इस्टोनिया से नहीं कर रहा। 3 फिंगर कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनसे भी नहीं कर रहा। फिनलैंड वो वही देश है जिसे हम लोग कहते हैं 1000 लेक्स कंट्री, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, यही वो फिनलैंड की बातें करी जा रही हैं। तो अब क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। लैंड लॉक कंट्री है, हाँ एकदम सही बात है। इट शेयर्स बॉर्डर विद रशिया, लैटविया, फिनलैंड, नहीं फिनलैंड के साथ नहीं करता, हाँ रशिया लैटविया के साथ करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ यू, नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आर्टिकल था हिंदू का, आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, यू के द्वारा लतियाया गया इनको। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया? भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन से हैं? लिखा है वजीर एक्स, क्वाइन डीसीएक्स, जेपीपे। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग बहुत न्यूज़ सुनते रहते हैं कि कभी कोई कोई क्रिप्टो करेंसी हाइक पे चली गई, कभी इतने का घाटा हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी के भारत में कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो वजीर एक्स भी है, क्वाइन डीसीएक्स भी है, और जेपीपे, ये तीनों ही भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जो आर्टिकल निकला कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी में कुछ परिवर्तन कर दिए गए, तो वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को भेज दिया गया। उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीति से संबंधित व्यक्ति हैं, गुजरात में होम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तक क्या हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर रहे थे, वो वहाँ की नीतियों को समझ रहा होता था। ये तो अंधी दौड़ है इनकी। तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ वहाँ पे पंगा चल गया, तो ये फ्रंट पेज पे निकला हुआ है आर्टिकल, तो इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन एक उठा के रख लिया। दो इस आर्टिकल से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ लक्षद्वीप से संबंधित है, उसकी लोकेशन संबंधित है, वहाँ पे लक्षद्वीप में क्या हुआ इससे संबंधित है। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, क्या लक्षद्वीप जो है ये
इट इज़ द फर्स्ट टू कंट्री, देश में पहला ऐसा यूटी बन गया है जो कि टीवी फ्री घोषित कर दिया गया। टीवी फ्री भारत का टारगेट है 2025 तक भारत देश को टीवी फ्री करना। लक्षद्वीप बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूटी टू बी डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। सिक्किम के बाद ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। सिक्किम राज्य था, ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया। अमेंदीबी आइलैंड आर द नदर्न मोस्ट, वाइल द मिनिकॉय आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अमेंदीबी सबसे उत्तरी और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी आइलैंड है, द्वीप है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। आपको बताने में कौन से कथन सही है? मेरे ख्याल से एक बार पहला और दूसरा स्टेटमेंट अगर आपने फैक्चुअल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा करंट की न्यूज़ तो नहीं याद होगा। पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है। याद रखिए, राज्य के रूप में सिक्किम, जबकि यूटी के रूप में लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो कि 100% ऑर्गेनिक के बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके खेती कर रहा है। अमेंदीबी आइलैंड आर द नदर्न मोस्ट, वाइल दी मिनिकॉय आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप। एकदम सही है। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि अमेंदीबी सबसे नदर्न है, जबकि मिनिकॉय जो आपको नहीं दिख रहा लेकिन मैं गोला बना रहा हूँ, ये मिनिकॉय है, ये मिनिकॉय सबसे दक्षिणी है। ये आप कहोगे कैसे बोल रहे हो, ये कैसे बोले दे रहा हो? अगाती, ये वही अगाती आइलैंड है जहाँ पर लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, अगाती। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अगाती, अगाती यहाँ पे इनका एयरपोर्ट है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पूछ सकता है। अमेंदीबी आइलैंड के अंतर्गत 6 छोटे छोटे आइलैंड आते हैं। इसी को सबसे 3 आइलैंड में बटा हुआ है लक्षद्वीप। सबसे उत्तर में अमेंदीबी, बीच में लक्कादीबी और सबसे दक्षिण में मिनिकॉय आइलैंड। ये कहा गया है कि सबसे उत्तर में अमेंदीबी है और सबसे दक्षिण में मिनिकॉय है। एकदम सही स्टेटमेंट है। अमेंदीबी आइलैंड के अंतर्गत छोटे छोटे जो द्वीप आते हैं उनका नाम आपको नहीं पढ़ना, ठीक, नहीं पढ़ना। क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, क्वेश्चन पे लौट आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तीसरा स्टेटमेंट अमेंदीबी आइलैंड द नदर्न मोस्ट, एकदम सही बात, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले की तरफ, अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदू में एक आर्टिकल के थ्रू लिया गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो फॉर द ईयर 2020-21। 2020-21 में एफडीआई का इनफ्लो के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही है? कितना एफडीआई भारत में आया, इस संबंध में कौन से कथन सही है? पहला लिखा है इंडिया हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $81.72 बिलियन। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना है भारत का? $81.7 बिलियन। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है यूएसए फॉलोड बाय सिंगापुर रिमेन्ड टॉप इन्वेस्टर फॉर द ईयर 2020-21 के लिए यूएसए फॉलोड बाय सिंगापुर रिमेन्ड टॉप इन्वेस्टर फॉर द ईयर। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है गुजरात इज द टॉप रेसिपिएंट स्टेट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो गुजरात राज्य में हुआ। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए मैं एडिटोरियल पे जाता हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। आर्टिकल पे जाता हूँ, मेरे मुंह से बार बार एडिटोरियल निकल जाता है। आर्टिकल लिखा हुआ है एफडीआई फ्लोज क्रॉस्ड $81 बिलियन इन फाइनेंशियल 2021। ये आर्टिकल निकला है द हिंदू में। इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये कि भारत ने पहली बार $81 का ये क्राइटेरिया, मतलब इस यहाँ तक पहुंच गया। दूसरा लिखा है कि सिंगापुर इमर्ज्ड एज द टॉप इन्वेस्टर विद ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय द यूएस। तो सेकंड स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा है कि गुजरात में सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ है। टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन कौन से हैं? तो टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन कौन से हैं? गुजरात वाज द टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल 2021। यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो। एकदम सही स्टेटमेंट, एकदम सही स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? यूएसए फॉलोड बाई, हाँ ये थोड़ा खेल गए, सिंगापुर फॉलोड बाई यूएसए होना चाहिए, इसे गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? 1 3 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शाही लीची। आप अगर आज का हिंदू पेपर खोलेंगे तो आपको वहाँ पे शाही लीची के बारे में चर्चा मिलेगी। जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट, इसको कहाँ का है शाही लीची? सही आंसर है बिहार के लाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंट पेज पे एकदम डायग्राम सुंदर सा बना हुआ है द हिंदू के, जिसमें लिखा हुआ है कि कैलेडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये कैलेडोस्कोप किस प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस संस्था से क्वेश्चन आने की संभावना इस साल बहुत ज्यादा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिस्को। इस सी डिस्को से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। सी डिस्को के बारे में किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है और इसका कार्य क्या है? तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो सी डिस्को है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस टू वैक्सीन इन द कंट्री। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किसके लिए? फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस टू वैक्सीन इन द कंट्री। आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सी डिस्को, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रही है।
और दूसरा भी एकदम सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये आर्टिकल निकला कि यहाँ पुल अप योर सॉक्स एक्ट ऑन मॉस्किटो इन्फेस्टेशन। तो ये आर्टिकल के अंतर्गत वेक्टर बॉर्न डिजीज किससे होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज किस में होती हैं, तो दे कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। पहला स्टेटमेंट लिखा है ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये किसके थ्रू हो सकती है, ह्यूमन और एनिमल से, यानी एनिमल से ह्यूमन में हो सकती है क्या। दूसरा, दे कैन बी कॉज्ड बाई पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया, मतलब पैरासाइट सहजीवी के द्वारा, विषाणु के द्वारा और जीवाणु के द्वारा हो सकती हैं। तीसरा लिखा है डेंगू, जीका, प्लेग आर सम वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो ये डेंगू, जीका, प्लेग ये सारी की सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। साइंस में बचपन में पढ़ते होंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंतर्गत हर कोई डिजीज आ जाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही लिखे हुए, ठीक, एकदम सही लिखे हुए। नेक्स्ट, रिप्लाई टू प्ली चैलेंजिंग GNCDD एक्ट, हाईकोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो ये जो GNCDD एक्ट है ये आखिर क्या है ये कानून, तो GNCDD एक्ट का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कानून 2021, जिसके अंतर्गत कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके संबंध में लिखा है पहला स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है कि जो सरकार होगी एनसीटी में वो वास्तविकता में लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आधारित होगी। दिस एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू सीक द कॉन्करेंस ऑफ एलजी ऑन इट्स डिसीजन। अगर ये दिल्ली की सरकार कोई निर्णय लेना चाहता है तो ये उस पर ऑब्लिगेटरी है, जाना ही पड़ेगा किसके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। जो भी निर्णय आप ले रहे हो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कॉन्करेंस होने चाहिए। अगर आपको ये कॉन्करेंस का केस और क्लियर समझना है तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट जज केस, सुप्रीम कोर्ट के जो पहला जज केस हुआ और उसके बाद सेकेंड जज केस हुआ, इसको जरूर पढ़ना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, आखिर कॉन्करेंस में डिफरेंस क्या है, कंसल्टेशन में डिफरेंस क्या है। ये आपको जरूर उस फर्स्ट जज केस और सेकेंड जज केस को पढ़ना चाहिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही लिखें, बोथ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये जो आर्टिकल निकला है रिप्लाई टू प्ली चैलेंजिंग GNCDD एक्ट, हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को कहा गया कि रिप्लाई करिए। टू मोर प्ली हैव रेज्ड सेम इशू, दो और ऐसी प्ली हैं जिनके द्वारा सेम इशू रेज किया गया है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सेंटर टू respond to a petition filed by an AAP member challenging the government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act which increased the powers of Lieutenant Governor। इस पे हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया कि भैया अपना जवाब दो, ठीक। नेक्स्ट क्यों ऐसा क्या हुआ, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वास्तविकता में यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ की है उसकी पावर घट गई है। बोला यार कोई भी निर्णय लोगे तो आपके लिए ऑब्लिगेटरी है कि आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, कॉन्करेंस तो मतलब कॉन्करेंस होना चाहिए, इन्हीं की सहमति के साथ ही कुछ हो सकता है। क्योंकि ये एक्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट इन एनसीटी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ना कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इससे मतलब नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो अभी न्यूज निकली द हिंदू के आज के आर्टिकल में, जिसमें लिखा है केरला असेंबली के द्वारा अपने स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। तो ये लिखा हुआ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द 15th केरला लेजिस्लेटिव असेंबली विल टेक प्लेस इन ट्यूसडे। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हैज फील्डेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंस में है नहीं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो स्पीकर के इलेक्शन से संबंधित है कि विधानसभा में स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है। पहला स्टेटमेंट लिखा है जो स्पीकर होता है ये इलेक्टेड होता है बाय द गवर्नर फ्रॉम एमंग्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिसका इलेक्शन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, पहला लिखा है। दूसरा लिखा है हिज डिसीजन इज फाइनल रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर विधानसभा के मेंबर को अयोग्य करार दिया जाएगा, अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है तो इसमें जो स्पीकर डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है, 1 2 1 2 नहीं तो 1 2। मेरे ख्याल से पहला स्टेटमेंट तो मेरे साथ अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप सोते सोते बता दोगे कि ये स्टेटमेंट तो सरासर झूठ है, गलत है, इसको हम काट के फेंकेंगे। स्पीकर का इलेक्शन गवर्नर के द्वारा नहीं होता, पहला स्टेटमेंट गलत है। और ना ही लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। हाँ ये बात अलग है, प्रेसिडेंट निर्धारित करता है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कब होगा, ठीक। उसके बाद लोगों के द्वारा उस एक व्यक्ति को जो कि रूलिंग पार्टी का सामर्थ्य होता है उसको स्पीकर के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यस और नो करके, यस था तो बस सिंपल तरीके से यस कर दिया, यस हो गया, खत्म हो गया। His decision is final regarding the question of any type of disqualification of member of the assembly। उसका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है किसके संबंध में, अगर किसी मेंबर को अयोग्य करार देना है, लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ और लिखा है फाइनल। देखो फाइनल नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इनका जजमेंट जो है, चाहे वो डिफेक्शन के केस में क्यों ना हो, दल बदलू कानून के रूप में क्यों ना हो, और या फिर अगर कोई पगला है, दीवाना है, या फिर भ्रष्टाचारी है, इन सारे केसेस में अलग अलग देखो एनी लिखा हुआ है, एनी टाइप ऑफ, तो एनी टाइप में नहीं बोल सकते आप, एनी टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में डिफेक्शन के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं इनके हम निर्णय पे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर क्या है? नाइदर वन नॉट टू। ठीक, अगला 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 अगला। WHO के द्वारा अभी भारत की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंतर्गत नहीं रखने का कारण क्या है, और ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग किस संस्था से संबंधित है? WHO से। तो पहले क्वेश्चन तो यही बेसिक पूछ देगा, दाग देगा, लिख देगा हाल में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग बहुत चर्चा में रहा, ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का संबंध इनमें से किस संस्था से था? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रही है WHO कह रही है कि इट इज अ प्रोसीजर assesses the suitability of novel health products during public health emergency। तो प्रोडक्ट जो नोबल हेल्थ प्रोडक्ट है, जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाएगा, उसको एसेस करने का काम करती है WHO। किसके अंतर्गत? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंतर्गत। लेकिन भारत की कोवैक्सीन को इस इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंतर्गत लिस्ट नहीं किया गया, लिस्टिंग नहीं करी गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि भारत के द्वारा इस दूसरे क्राइटेरिया जिसमें कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है, पाथवे इन्वॉल्व्स अ rigorous assessment of late phase 2 and phase 3 clinical trial। phase 2 और phase 3 की clinical trial तो चाहिए, इसके बाद ही WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में किसी भी प्रोडक्ट को डालेगी जो कि एक नोवेल हेल्थ प्रोडक्ट होगा। लेकिन भारत की कोवैक्सीन के द्वारा फेज 3 के ट्रायल को कंप्लीट नहीं किया गया, पन्नों में कंप्लीट है, ऐसे कंप्लीट है नहीं, इसलिए WHO के द्वारा कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नहीं डाला जा रहा। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही आंसर सही है। EUL का मतलब क्या है बता दिया, EUL क्यों है ये बता दिया, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन कोवैक्सीन को लेकर क्या पंगा चल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये आज आर्टिकल निकला कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट एमिड हंगर। तो ये आर्टिकल जो निकला है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम लिया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आपको पता करना है कि आखिर इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। दूसरा लिखा हुआ है द स्कीम प्रोवाइड्स ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोगों को कवर किया गया है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आएंगे, और यहाँ पर इनको अतिरिक्त 5 किलो ग्रेन दिया जाएगा। ठीक, अतिरिक्त 5 जो मिल रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, उससे अतिरिक्त 5 किलो ग्रेन दिया जाएगा इनको खाने के लिए। ये क्या हुआ, अभी हाल में कई राज्यों के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, तो इस स्कीम को फिर से शुरू किया गया उन राज्यों के द्वारा जिन्होंने लॉकडाउन लगाया, सारे राज्यों के द्वारा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संबंध में पूछ सकता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, दोनों ही स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, तो हमारे द्वारा आज लगभग 12 प्रश्न MCQ के रूप में द हिंदू के कंप्लीट कर लिए गए। डेली बेसिस पे अब आपके आएंगे। अगर आप अपना प्यार देंगे तो इन क्वेश्चंस को मैं और थोड़ा जल्दी डालने लगूंगा। अभी थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा हो और जल्दी डालूंगा। बाकी क्वेश्चंस के लेवल में हम लोग मॉडरेट टू टफ या फिर मॉडरेट टू टफ ही रख रहे हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने में एडिटोरियल हिंदू को पढ़ने में मजा आए। एडिटोरियल के लिए मैं आपको कल से ये बताने लगूंगा कि आपको कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, क्या आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। दो, मेरे ग्रुप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि या तो द हिंदू होता है द इंडियन एक्सप्रेस होता है, जहाँ पे मैं नोटिफाई कर देता हूँ कि एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, या फिर और साथ में हिंदी के न्यूज़पेपर, वो मैं एक या दो, चाहे तो DNA और चाहे तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, इसे डाल के नोटिफाई कर देता हूँ कि हाँ ये पेज नंबर 4 या पेज नंबर 5 में ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल जो निकला है, उसे जरूर पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कल भी मैंने ये शेयर किया है, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जो कि प्रियांशु दुबे ऑफिशियल नाम से आपको दिख जाएगा, आप उस पर ऐड हो सकते हैं, आपको उससे फायदा होगा। कई सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ हमेशा, तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।